am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are studying the 7th chapter from Home Science class 11th and the name of this chapter is Concerns and Needs in Diverse Context. पार्ट ए इस चैप्टर का ऑलरेडी हम कर चुके हैं. आज हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट. रिसोर्स कितने अवेलेबल है और उनको हम कैसे मैनेज करेंगे. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो रिसोर्सेज वाले चैप्टर में कि टाइम भी एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है. तो टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टाइम लिमिटेड है और इरिवर्सिबल है. आप दोबारा नहीं पा सकते खोया हुआ टाइम. सबको 24 घंटे मिले हैं, सबके पास लिमिटेड टाइम है. द की इज़ हाउ वी यूज़ दैट टाइम. तो ज़रूरी ये है कि हम इस टाइम को यूज़ कैसे करते हैं. तो इसके लिए हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा टाइम को, और थोड़ा भी टाइम हमको बेकार चीज़ों में नहीं स्पेंड करना होगा और हमको इस टाइम को कंट्रोल करना होगा, अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होगा ताकि हम कम समय में, लिमिटेड समय में अपने डिज़ायर्ड टास्क को पूरा कर सकें. द प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज़ टू कंसंट्रेट ऑन रिजल्ट्स नॉट ऑन बीइंग बिजी. तो जो प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का वो किस पे कंसंट्रेट करता है? रिजल्ट पे. आप कितने बिजी हो इससे कोई मतलब नहीं है. रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके बिजी रहने का कोई मतलब नहीं है. पीपल ऑफन स्पेंड देयर डेज गेटिंग एंशियस अबाउट द अनफिनिश्ड टास्क बट अचीव वेरी लिटिल एज दे डू नॉट कंसंट्रेट ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट टाइम. तो देखो, बहुत लोग होते हैं कि बहुत चिंता करते हैं उन चीज़ों की जो वो नहीं कर सकते. मतलब कुछ अनफिनिश्ड टास्क होते हैं जिसको लेके लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और वो इतना चिंता करते हैं कि वो कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेट करना भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है टाइम. वो चिंता करने में अपना सारा टाइम गवा देते हैं. एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि सम स्टूडेंट्स में स्पेंड देयर टाइम वरिंग अबाउट एग्जामिनेशन रेदर देन एक्चुअली स्टडिंग फॉर देम. तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जामिनेशन के बारे में चिंता कर करके अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जबकि उनको क्या करना चाहिए? उनको एक्चुअल में स्टडी करनी चाहिए चिंता के बजाय. ऑल टाइम मैनेजमेंट बिगिंस विथ प्लानिंग. तो कोई भी मैनेजमेंट, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, कोई भी मैनेजमेंट किससे शुरू होता है? प्लानिंग से. मैनेजमेंट का पहला स्टेप ही है प्लानिंग. तो टाइम प्लान नेसेसरी है. जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपना शेड्यूल एडवांस में ही बना के रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हमें पहले करनी है, कौन सी चीज़ें हमें बाद में करनी है. तो स्टेप्स बताए गए हैं कि टाइम को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप है कि हम टाइम को प्लान कर सकते हैं, एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं. तो स्टार्ट योर वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल. जितनी जल्दी हो सके अपना काम शुरू कर दो. डू नॉट वेस्ट टाइम इन अवॉइडिंग और डिलेइंग द टास्क. तो जो भी टास्क आपका है उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड मत करो, उसको बहुत ज़्यादा देरी मत करो. जितना जल्दी हो सके शुरू कर दो. एक अपना डेली का रूटीन रखो. जो भी आपके टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज करो. मतलब कौन सा ज़रूरी है, कौन सा कम ज़रूरी है. जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले करो, जो कम ज़रूरी है इसको बाद में करो. ठीक है. डू नॉट कमिट योर सेल्फ टू अनइम्पॉर्टेंट एंड लो प्रायोरिटी टास्क. जो टास्क आपके लिए उतने ज़रूरी नहीं है उनके लिए अपने आप को कमिट मत करो कि हाँ मैं ये करूँगा. ठीक है. हाई प्रायोरिटी टास्क पे ज़्यादा फोकस करो. डिवाइड द बिग टास्क इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. बहुत बड़े जो टास्क होते हैं ना उनको देख के ही हम डर जाते हैं, उन टास्क को शुरू ही नहीं करते. इसीलिए बिग टास्क को आप डिवाइड कर लो. किसमें? छोटे छोटे टास्क में जिसको आप मैनेज कर पाओ. डू नॉट वेस्ट एनर्जी एंड टाइम ऑन टास्क विच डू नॉट नीड मच अटेंशन. तो वही जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. डील विद अ टास्क वन एट अ टाइम. मतलब एक समय में एक ही काम करो और उसको इनकम्प्लीट मत छोड़ो, उसको कंप्लीट करके ही तब दूसरे काम पे जाओ. अरेंज स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम टू शेड्यूल एक्टिविटीज़. तो जो भी एक्टिविटीज़ आपने अपने लिए रखी हैं उसका एक स्टार्ट और स्टॉप टाइम रखो. आपको पता होना चाहिए कि आपको कब शुरू करना है, कब आपको रुकना है. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एक चीज़, एक चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं, एक सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं, फिर रुकते ही नहीं है और उसको इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि बाकी चैप्टर्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता. तो स्टार्ट और स्टॉप दोनों चीज़ हमको मैनेज करनी है, दोनों के लिए एक टाइम प्लान करना है. मेक अ शेड्यूल ऑफ योर एक्टिविटीज़ एंड टास्क. यही चीज़ बताई गई है. दिस विल हेल्प इफेक्टिवली मैनेज टाइम अलॉटेड टू ईच टास्क. तो मतलब हर टास्क के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आप एक टाइम अलॉट कर लो और उसी टाइम के हिसाब से काम करो. एक ही चीज़ के पीछे मत पड़े रहो. अ प्रॉपर टाइम शेड्यूल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटायर डे. तो पूरे दिन के लिए आपके पास एक अपना टाइम टेबल होना चाहिए और इसमें लेजर टाइम भी होना चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम होना चाहिए. आप अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालो, अपने डे टाइम निकालो. फिर टिप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं? तो सबसे पहले तो एक टू डू लिस्ट क्रिएट करो. डेली और वीकली प्लानर बनाओ और लॉन्ग टर्म प्लानर भी बनाओ. आप मंथली प्लान भी बना सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट के कौन कौन से टूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है. पहला है पीक लोड पीरियड. पीक लोड पीरियड क्या होता है? ऐसा समय जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा काम होता है. जैसे ये देखो, ये आपको एक वर्क कर्व दिख रहा है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे जहाँ पे बी लिखा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है तो इसको पीक लोड कहते हैं. उसी तरह इस वाले में भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम है तो इसको पीक लोड हम कहते हैं. तो जब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम, मैक्सिमम लोड होता है काम का, उसी को हम पीक लोड कहते हैं. जैसे सुबह सुबह आप अपने घर पे मम्मी को देखो, सुबह सुबह काम उनको ज़्यादा होता है, रात में डिनर टाइम पे उनको काम ज़्यादा होता
होता है। उसी तरह वर्क कर्व क्या है, वर्क कर्व आपको बताता है, एक डिवाइस है कि कैसे आप अपने वर्क को ट्रेस कर सकते हो कि टाइम के साथ साथ आपका वर्क कैसे है। जैसे ये वर्क कर्व है नीचे जो आपको बना है, यहाँ पे देखो टाइम नीचे चल रहा है और इधर क्या है, इधर वर्क है। तो टाइम जैसे सुबह हुई वहां से देखो धीरे धीरे ऊपर को ये जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, दोपहर आते आते एनर्जी कम हो जाती है, फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं और फिर रात होते होते हम एकदम डाउन हो जाते हैं। तो ये है वर्क कर्व। तो यहाँ पे आप टाइम के अगेंस्ट अपने वर्क को देखते हो, उसको ट्रेस करते हो। यहाँ पे देखो ए और बी क्या है, वार्मिंग अप पीरियड है, मतलब यहाँ पे आप बहुत वार्म अप होते हो, बहुत तेजी से काम को शुरू करते हो। सी आते आते आपका क्या होता है, सी के बाद यहाँ पे आपका प्लेटू जैसा बन गया है, मतलब यहाँ पे आप उतनी एक्टिविटी शो नहीं कर पा रहे हो। फिर जब आपने थोड़ा सा लेजर एक्टिविटी कर ली, थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर जब आप काम शुरू करते हो तो फिर एक एनर्जी के साथ काम को शुरू करते हो। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जब आप सी पे जाते हो तो फटीग के कारण, थकान के कारण क्या होता है, फॉल देखने को एक मिलता है। फिर तीसरा टूल है टाइम मैनेजमेंट का, रेस्ट पीरियड एंड ब्रेक पीरियड। तो यहाँ पे देखो ये इसमें भी बताया गया है आपके वर्क कर्व में, बीच में क्या होना चाहिए, रेस्ट और ब्रेक पीरियड होना ही चाहिए, तभी आप प्रोडक्टिव हो पाओगे। नहीं तो अगर आप लगातार काम करते रहोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बीच बीच में रेस्ट भी लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है कि कैसे आप कम एनर्जी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। तो ये एक सिंपलेस्ट, ईजिएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड है काम करने का, कि काम को आप कैसे सिंपल तरीके से, आसान तरीके से और जल्दी कर सकते हो। इट इम्प्लाइज प्रॉपर ब्लेंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टू इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी। तो टाइम और एनर्जी को यहाँ पे हम मैनेज करते हैं कि कैसे आप कम समय का यूज़ करके, कम एनर्जी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज इन वर्क प्रोसीजर एज वेल एज टू सिंप्लीफाई इट, 3 लेवल्स ऑफ चेंजेस आर इंपॉर्टेंट। तो काम को अच्छे से करने के लिए, उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए 3 लेवल के चेंजेस जरूरी है, 3 तरह के चेंजेस किए जाते हैं। तो सबसे पहला चेंज है चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन। आप अपने हाथ के और बॉडी के मोशन में चेंज करके काम को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इट इन्वॉल्व चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन ओनली कीपिंग द सेम वर्क टूल्स एंड प्रोडक्ट। तो जब आपका वर्क टूल सेम है, काम का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, तभी आप क्या कर सकते हो, हैंड और बॉडी के मोशन को सेम रख सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आपका हैंड और बॉडी का मोशन हर काम में तो सेम रहेगा नहीं, कुछ ही ऐसे टास्क होंगे जिसमें हैंड और बॉडी का मोशन सेम सेम रहेगा। ठीक है, मैन टास्क कैन बी कंप्लीटेड विद लेस एफर्ट्स बाई। तो इस तरह से बहुत सारे काम जो है कम एफर्ट्स लगा के किए जा सकते हैं। एलिमिनेटिंग एंड कंबाइनिंग सर्टन प्रोसेसेस। आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रोसेस को एलिमिनेट कर दो जो ज़रूरी नहीं है, जो एक जैसे प्रोसेस है उनको एक साथ करना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि डिशेज टू ड्राई एंड ऑन यूटेंसिल रैक एलिमिनेट्स द नीड टू ड्राई देम बाई वाइपिंग। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है ना कि बहुत लोग डिशेस को सुखाने के लिए, बर्तनों को सुखाने के लिए क्या करते हैं, उन्हें वाइप करते हैं, उन्हें पोंछते हैं। तो उन्हें क्या कर दो, यूटेंसिल रैक पे रख दो और वो ड्राई होते रहें। तो इससे क्या होगा, आपका जो वाइपिंग में समय खर्चा होता है वो नहीं होगा। मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट एंड बाइंग देम टुगेदर रेदर देन गेटिंग ईच आइटम सेपरेटली। तो जो भी मार्केट से सामान चाहिए वो एक बार में लेते आओ, बारी 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 मत जाओ, इससे भी आपका समय बचेगा। तो मतलब सेम समय तरह के काम को आप सेम टाइम पे कर सकते हो, और अब जो भी चीज़ें लगता है कि कम ज़रूरी है उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये है एलिमिनेटिंग एंड कंबाइनिंग प्रोसेसेस। उसके बाद बाय इंप्रूविंग द सीक्वेंस एंड रिदम ऑफ वर्क, आप अपने वर्क के सीक्वेंस को और रिदम को भी इंप्रूव कर सकते हो। डूइंग लाइक टास्क टुगेदर, जो एक जैसे काम है उनको एक साथ करो। वाइल क्लीनिंग द हाउस, ऑल द प्रोसेस ऑफ डस्टिंग, स्वीपिंग, मोपिंग शुड बी डन इन अ कंटिन्यूएशन। तो क्या होता है, जब आप घर साफ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि डस्टिंग बाद में करो, स्वीपिंग बाद में करो, फिर मोपिंग करो, सब एक साथ किया जा सकता है, एक सीक्वेंस में किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चेंज इन वर्क स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट यूज। जो भी आपका वर्क का जगह है, स्टोरेज का स्पेस है, और जो भी इक्विपमेंट आप कर रहे हो उसमें आप बदलाव करके भी वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसके लिए क्या है कि जो भी आप इसका स्टोरेज स्पेस है उसको ऑर्गेनाइज कर दो। चेंज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एकदम से बदलना है, चेंज का मतलब जो आप करते आ रहे हो उसमें चेंजेस लाने हैं, आपके थोड़े पैटर्न में चेंजेस लाने हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, काम करने के बिहेवियर में। जो यहाँ पे चेंज और बॉडी चेंज एंड इन हैंड एंड बॉडी मोशन का मतलब ये है कि जो आप हाथ और बॉडी के मोशन से काम करते आ रहे थे उसमें थोड़े से चेंजेस लाने हैं। ठीक है, उसको एकदम से बदल नहीं देना है, उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो लाने हैं। तो यहाँ पे जब चेंज इन वर्क स्टोरेज स्पेस और इक्विपमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टोरेज स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छे से। किचन के जो इक्विपमेंट है उसको फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। प्लानिंग वर्क सरफेस विथ प्रॉपर हाइट एंड विथ अकॉर्डिंग टू द यूजर के हिसाब से जो वर्क प्लेस है उसकी हाइट और विथ रख सकते हैं। यूजिंग लेबर सेविंग डिवाइसेस, जो भी हमारी मेहनत को कम करती हैं ऐसे डिवाइसेस को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव अवन, ये सब का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो मेहनत है वो बच सके। विच हेल्प इन सेविंग टाइम एज वेल एज हैंड मोशन। इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा और हाथ के जो हमारे मोशन है वो भी बचेगी। जैसे वॉशिंग मशीन में अगर नहीं है, हाथ से कपड़े धो रहे हो, तो आप अपना टाइम भी लगा रहे हो और साथ ही साथ अपना मेहनत भी लगा रहे हो, हैंड मोशंस भी हो रहे हैं।
इसके बाद है चेंज इन द एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या है, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, जो अब यहाँ पे भी एंड प्रोडक्ट में चेंज करने का मतलब ये नहीं कि पूरा आपका पूरा एंड प्रोडक्ट ही खत्म चेंज कर दो। चेंज मतलब जो जो प्रोसीजर आप करते थे उसमें बदलाव लाना है। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग रेडीमेड ग्राउंड स्पाइसेस इंस्टेड ऑफ होल स्पाइसेस, यूजिंग ऑर्गेनिक सीड्स टू ग्रो प्रोड्यूस एक्सेट्रा। तो आप क्या कर सकते हो, रेडीमेड जो स्पाइसेस हैं उनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप अगर होल स्पाइसेस को यूज़ करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो आप रेडीमेड मसाले खरीद लो, उनको यूज़ करो। मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर सेम रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल का यूज़ करके कई सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। जैसे मेकिंग कुल्फी इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की जगह पे आप कुल्फी बना सकते हो। लौकी पराठा इंस्टेड ऑफ कोफ्ता करी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपने टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। चेंज इन बोथ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट, आप रॉ मटेरियल में भी चेंज कर सकते हो, जो फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसमें भी चेंज कर सकते हो। जैसे यूजिंग बॉल पेन इंस्टेड ऑफ इंक पेन, इंक पेन की जगह पे क्या यूज़ करो, बॉल पेन। इंक पेन में क्या है, आपको यूज़ करने में दिक्कत होगी, बॉल पेन आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो इससे आपका समय और एफर्ट दोनों बचेगा। तो ये था वर्क सिंप्लीफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे स्पेस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, अब हम स्पेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। स्पेस इज यूटिलाइज्ड बाय पीपल टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज एट होम, आउटसाइड द होम, एट वर्क प्लेस। तो हमको स्पेस की जरूरत हर जगह होती है, चाहे हम घर में काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो, या किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो। तो स्पेस मैनेजमेंट जरूरी है, ताकि जितना हमारे पास काम है उस हिसाब से हमारे पास जगह हो, जितनी हमको जरूरत है उतनी जगह हो, और जगह साफ सुथरी भी रहे और एक एस्थेटिक अपील दे। A well managed space not only offers comfort while working but also appears attractive। तो अगर अच्छे से आपकी स्पेस जो है वो मैनेज्ड है तो ये आपको कंफर्ट तो देगा आराम काम करते समय, साथ ही साथ वो देखने में अच्छा भी लगेगा। तो प्रिंसिपल्स क्या है स्पेस प्लानिंग के, कौन कौन से सिद्धांत हैं स्पेस प्लानिंग के, वो यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का क्या मतलब है, इट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज इन द एक्सटर्नल वॉल ऑफ अ बिल्डिंग विच अलाउ द ऑक्यूपेंट्स टू एंजॉय द नेचर इन द फॉर्म ऑफ सनशाइन, ब्रीज, सीनरी एक्सेट्रा। तो एस्पेक्ट का मतलब है कि जो भी घर के दरवाजे खिड़कियां हैं वो अच्छे से हों, इस तरह से लगे हों ताकि जो घर के लोग हैं, जो घर में लोग रह रहे हैं, वो बाहर के नेचर को एंजॉय कर पाएं। फिर प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब है, प्रोस्पेक्ट इन इट्स प्रॉपर सेंस इज द इम्प्रेशन और इम्पैक्ट दैट अ हाउस इज लाइकली टू मेक ऑन अ पर्सन हु लुक्स एट इट फ्रॉम आउटसाइड। जो बाहर से लोग देखें आपके घर को, वो उनको देखने में कैसा लगता है, ये प्रोस्पेक्ट है। एस्पेक्ट जब आप घर में खुद रह रहे हो, घर के में रहने वाले लोगों के लिए घर कैसा है, ऐसी खिड़कियां दरवाजे हो कि आपको सारी चीज़ें नेचर से मिलती हों, और प्रोस्पेक्ट की बाहर से देखने वाले को घर कैसा लग रहा है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स द अटेनमेंट ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस यूजिंग नेचुरल ब्यूटी, पोजीशनिंग ऑफ डोर एंड विंडोज एंड कवरिंग अप ऑफ अनडिजायरेबल व्यूज। तो यहाँ पे भी डोर्स और विंडो की बात होती है कि किस पोजीशन में डोर और विंडो है, कैसे वो बाहर से कवर है, ताकि वो लोग ना दिखें जो आप नहीं दिखना चाहते। मतलब कभी कभी डोर और विंडो इस तरह से ना होनी चाहिए कि बाहर के लोग आते जाते आपको देखते रहें। तो अनडिजायरेबल व्यू से बचने के लिए, कवर करने के लिए भी अच्छा होना चाहिए, उनकी पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट का मतलब बाहरी लोगों के लिए है, एस्पेक्ट का मतलब जो घर के लोग हैं उनके लिए बात की गई है। फिर प्रिवेसी, प्रिवेसी का भी ध्यान रखना है कि जो भी लोग घर में रह रहे हैं उनकी प्रिवेसी का ध्यान आपको रखना है स्पेस प्लानिंग करते समय। तो यहाँ पे दो तरह की प्रिवेसी की बात की गई है। सबसे पहला है इंटरनल प्रिवेसी। इंटरनल प्रिवेसी का मतलब है कि एक रूम दूसरे रूम से थोड़ा सा दूरी पे रहे। तो एक रूम का दूसरे रूम से जो प्रिवेसी है उसको इंटरनल प्रिवेसी कहते हैं। इट इज अटेन बाय केयरफुल प्लानिंग ऑफ द हाउस। तो अगर घर बनाते समय अच्छे से प्लानिंग की गई है तो इसको क्या किया जा सकता है, अवेल किया जा सकता है, अटेन किया जा सकता है। घर की पोजीशनिंग, घर में जो दरवाजे हैं और खिड़कियां, उनकी पोजीशनिंग अच्छी हो, जो भी कॉरिडोर लॉबी है वो भी अच्छे से बना हो, ताकि इंटरनल प्रिवेसी को ध्यान में रखा जा सके। कर्टन्स आप लगा सकते हो, और भी चीज़ें आप लगा सकते हो जब और ये ज़रूरत तब पड़ती है जब आप लार्ज फैमिलीज़ में रह रहे हो, आपकी जॉइंट फैमिली है, तो उस समय इंटरनल प्रिवेसी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। खास करके वुमेन की जब बात हो तो उनके लिए इंटरनल प्रिवेसी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बड़े बूढ़े वहाँ पे रह रहे होते हैं। फिर हम एक्सटर्नल प्रिवेसी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाहर से आपके एक घर की प्रिवेसी, बाहर से जो लोग जा रहे हैं, जो लोग रोड पे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, जो आपके अगल बगल घर हैं, उनसे जो प्रिवेसी आपके घर को मिलती है, बाहर से दरवाजे खिड़कियाँ लगाए जाते हैं, कर्टन्स लगाए जाते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल प्रिवेसी कहते हैं। तो दो तरह की प्रिवेसी हुई। उसके बाद है ग्रुपिंग। बिल्डिंग द डाइनिंग एरिया मस्ट बी क्लोज टू द किचन। तो यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ आसपास रहनी चाहिए वो आसपास होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं ग्रुपिंग। जैसे डाइनिंग एरिया कहाँ होना चाहिए, किचन के पास होना चाहिए, और किचन मस्ट बी अवे फ्रॉम द टॉयलेट, टॉयलेट से दूर होना चाहिए किचन, ये भी बात है। तो ग्रुपिंग में ये हम ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज़ें पास होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें दूर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है रूमीनेस। रूमीनेस का क्या मतलब है कि आपका जो घर है वो स्पेशियस होना चाहिए। स्पेस की बात की गई है कि इस तरह से घर बने होने चाहिए ताकि वो देखने में बड़ा लगे, लगे कि इसमें स्पेस है, और सच में स्पेस होनी भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी दिखा गया रखा गया है कि किस तरह से जो रूम के दीवार हैं उन पे कलर होना चाहिए, किस तरह के फर्नीचर होने चाहिए, तो फर्नीचर अरेंजमेंट कैसा है, कलर स्कीम कैसी है, ये सब ध्यान रखते हैं जब हम रूमीनेस की बात करते हैं, तो स्पेशियसनेस की बात करते हैं, तो ठीक है। उसके बाद फर्नीचर रिक्वायरमेंट, जैसे फर्नीचर ज़रूरी है वैसे होने चाहिए, ठीक है। ये
भी स्पेस के लिए ही है। अगर फर्नीचर आपके घर के हिसाब से नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इस तरह से होना चाहिए कि आप एक रूम में अच्छे से घूम टहल पाओ, सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है? तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। फिर है सैनिटेशन, साफ-सफाई का ध्यान रखना है, तो अच्छे से लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, जो क्लीनिंग की फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें सैनिटेशन में ही हम बात करेंगे लाइट की, लाइट होना चाहिए। लाइट ज़रूरी है, क्यों? हाइजीन मेंटेन करने के लिए। पहला तो लाइट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो घर को प्रकाशित करे, दूसरा हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी लाइट ज़रूरी है, विंडो होनी चाहिए जिससे बाहर की सनलाइट अंदर आ सके, ठीक है? तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह की लाइट होनी चाहिए। वेंटिलेशन भी होते रहना चाहिए। अब ये नेचुरल वेंटिलेशन भी हो सकता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन भी हो सकता है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन्स का आप यूज़ कर सकते हो। नेचुरल वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ लगाई जा सकती है। क्लीननेस एंड सैनिटरी कन्वीनियंस, तो साफ सफाई का ध्यान रखना है। बाथरूम्स, जो वाटर क्लोजेट्स हैं, ये सब अच्छे से होने चाहिए। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में एयर सर्कुलेशन की भी बात की गई है कि रूम्स में एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए। दूसरी कि लोगों का सर्कुलेशन भी आसानी से होना चाहिए, लोग आराम से एक रूम से दूसरे रूम में जा पाए, और दूसरों की प्राइवेसी को भंग किए बिना आप अपने रूम से दूसरे रूम में जा पाओ। इसके लिए एक क्या होना चाहिए, एक कॉमन स्पेस होना चाहिए जहाँ से आने-जाने में सुविधा हो। जैसे आपने देखा होगा घर बनते हैं तो बीच में हॉल टाइप का बनता है, और हॉल में से ही दरवाज़ा होता है सभी रूम्स में जाने के लिए। तो घर में लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएँ बिना दूसरे की प्राइवेसी को भंग किए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिकल कंसीडरेशन। जब भी घर बनाओ तो सिर्फ एस्थेटिक का ध्यान नहीं रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि घर प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब उसमें जो भी प्लानिंग हो रही है स्पेस की या कोई भी चीज़ की, तो वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लोग उसको यूज़ कर पाएँ। आप ऐसा फैंसी चीज़ें ना बना दो कि वो यूज़ करने में प्रॉब्लम हो। वन में कंसीडर प्रैक्टिकल पॉइंट्स सच एज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब घर का स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ब्यूटी भी होनी चाहिए। मतलब एस्थेटिक तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। वन शुड नॉट इकोनोमाइज बाय क्रिएटिंग अ वीक स्ट्रक्चर। तो वीक स्ट्रक्चर बना के आपको पैसे बचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है एलिगेंस। घर सुंदर भी दिखना चाहिए बाहर से, इसका भी हमको ध्यान रखना है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इकोनॉमी, द स्पेस प्लान शुड बी एस्थेटिकली अपीलिंग। तो पैसे पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया या कम खर्च किया। तो इकोनॉमी जितनी है, जितना आपके पास पैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से अच्छा स्पेस प्लानिंग करनी है। तो अगर इन प्रिंसिपल्स को हम ध्यान में रखें तो हम अच्छे से स्पेस को प्लान कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।